नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतीक सिंह आप सबके बीच लेकर के आया हूँ CGSI का साइंस MCQ का सीरीज का पार्ट 21। 7 सेकंड का हंसी भी आ गई। तो चलिए हम आपका ज़्यादा समय व्यर्थ न करते हुए इसलिए क्वेश्चन पे आते हैं। मगर पहले आपको एक बात बता दूं कि हमारी सीरीज चलाने का मेन उद्देश्य जो है वो आपको कम से कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन करवाना है। तो इसलिए उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे एक्सप्लेनेशन कम और क्वेश्चन आंसर ज़्यादा कवर करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन ये है, इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? तो बताने इसमें कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है। तो एक्सेल यहाँ पे कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है, बाकी मॉनिटर, प्रिंटर और माउस सभी हार्डवेयर आपको पता ही है। हार्डवेयर वो सारी चीज़ें होती हैं जिनको हम छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं, ठीक है, और महसूस कर सकते हैं। बाकी सॉफ्टवेयर ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम छू और पकड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर हम जाना एक्सेल है। क्वेश्चन नंबर 2, कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहते हैं, कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहते हैं CPU। CPU का फुल फॉर्म होता है आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो आपको बता दूं, बहुत बार क्वेश्चन पूछता है इसका, व्यापम का तो फेवरेट क्वेश्चन हर बार डाल ही देता है। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU जनरली कैसा बक्सनुमा आकृति होता है, जहाँ पे कैसेट्स वगैरह लगाने के लिए ऐसी आकृति होती है। यहाँ पर बहुत सारे LED लाइट्स होते हैं जो कि अलग अलग सिग्नल को डिनोट करते हैं। और इसी CPU के अंदर में ही समझिए हमारा मदरबोर्ड होता है। तो इसके अंदर मान यहाँ पे आपको, और इसके पीछे फैन लगा होता है जो कि इसके अंदर के हीट को बाहर निकालता है। तो ऐसा फैन लगा, समझ लीजिए यहाँ पर कोई आकृति समझा दे रहा हूँ मैं। ये फैन यहाँ के अंदर के हीट को बाहर निकालता है ताकि ये शॉर्ट सर्किट ना हो और इसका तापमान मेंटेन रहे। तो इसी के अंदर में एक मदरबोर्ड होता है, समझिए ऐसा अगर कोई ऐसा बोर्ड जैसा है जिसमें बहुत सारे सर्किट बने रहते हैं, अलग अलग सर्किट से अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह जुड़े रहते हैं, जिसमें हमारा प्रोसेसर भी जुड़ा रहता है। और उसके आधार पर ही हमारा पूरा जितना भी हम कंप्यूटर में जो भी कार्य करते हैं, सब सारी चीज़ों का संपादन इसी मदरबोर्ड के द्वारा होता है। और कंप्यूटर की जो भी पेरिफेरल जो इंस्ट्रूमेंट है, जिसको हम परिधीय इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, तो सारे जिसकी माउस हो गए, मॉनिटर हो गए, कीबोर्ड हो गए, वो सारे भी पोर्ट के माध्यम से इसी CPU से ही और इसी मदरबोर्ड से ही कनेक्ट रहते हैं, ठीक है। और CPU इसका समझिए कि एक बाहरी संरचना है, मतलब जो अंदर में अपने मदरबोर्ड को सुरक्षित रखता है। तो जैसे CPU को हम कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं, तो मदरबोर्ड को हम कंप्यूटर का दिल कहते हैं। ये दोनों ही क्वेश्चन पूछ चुका व्यापम और PSC में आ चुके हैं, तो इनको ध्यान रखिएगा कि CPU अगर दिमाग है तो मदरबोर्ड जो है वो कंप्यूटर का दिल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी एक यंत्र सामग्री नहीं है? ठीक है, तो देखते हैं। यंत्र सामग्री में वही हार्डवेयर नहीं है, पूछने का मतलब है इसका। तो देखते हैं उसका प्रिंटर है, हार्डवेयर को हम छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं, कीबोर्ड भी छू पकड़ सकते हैं, माउस को भी हम छू पकड़ सकते हैं। मगर प्रचालन तंत्र मतलब प्रोसेसिंग सिस्टम या ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो है क्या? तो नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर नहीं है, उसको हम किसी तरीके से छू या पकड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम जब भी हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो वह सिस्टम जो कंप्यूटर को मदरबोर्ड में उसका पूरा प्रोग्रामिंग जो होता है, चलिए ऑपरेटिंग सिस्टम का जो पूरा प्रोग्राम होता है वो रोम में लिखा होता है, रीड ओनली मेमोरी में। और जब भी हम कंप्यूटर को करंट सप्लाई करते हैं और उसको ऑन करते हैं तो सबसे पहले जो बूट होता है, सबसे पहले जो स्टार्ट होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है। तो ये हमेशा याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछता है हमेशा, ठीक है। तो इसका ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंडेक्स होल संबंधित है, इंडेक्स और होल दोनों संबंधित किससे हैं आपके बताइए? तो फ्लॉपी डिस्क से। इंडेक्स होल जो है, दोनों नहीं मतलब इंडेक्स होल एक ही नाम है। तो क्या है आपको समझाता हूँ। मान लीजिए कि हम इमेज बनाते हैं तो हम ज़्यादा समझ में आता है हम लोगों को, इसलिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। वैसा ये फ्लॉपी हमारा डिस्क हम देखने के बाद एक फ्लॉपी डिस्क ऐसा पतला सा, एकदम पतला सा ऐसा करके रहता है, जिस पर कुछ स्ट्रक्चर वगैरह बना रहती है, ऐसा कैसा बना रहता है कार्ड जैसा। इसके अंदर जब हम जाते हैं तो अब एक डिस्क जैसी संरचना रहती है छोटी सी, ठीक है। उस डिस्क की संरचना में जिसका एकदम बीच में जैसे होल रहती है ना, हाँ, इसके अंदर समझिए एक चक्री जैसा संरचना है, कैसेट के जैसा, उसमें एक बीच में ये होल होता है, इसी को हम बोलते हैं इंडेक्स होल। तो यही है आपका इंडेक्स होल, जो क्या किस में पाई जाती है? फ्लॉपी डिस्क में। और इसमें जो भी डाटा संग्रहित करते हैं वो इसी इंडेक्स हॉल से ही इसके चारों ओर के ट्रैक पे घूमते हुए होता है। मैंने बताया था कि ट्रैक पे ही सारी डाटा संरचित होती है, और ट्रैक के बाद जो यहाँ पे ट्रैक जो होते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में बटे होते हैं, जिनमें इसमें पहले डाटा भरा, फिर इसमें डाटा इसमें अगर कंप्लीट होते हुए चलता है। तो जो छोटा हिस्सा इसको फील्ड बोलते हैं, ये जो चक्री में घूम रहा है तो घुमावदार को हम ट्रैक बोलते हैं, ट्रैक। और जो छोटे छोटे खंड है उसको हम फील्ड बोलते हैं कंप्यूटरी भाषा में। तो ट्रैक और फील्ड समझ गए आप, फ्लॉपी डिस्क समझ गए, इंडेक्स होल समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने है कि IRQ6 सामान्यतः किसको दिया जाता है?
तो IRQ6 समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि IRQ6 होता क्या चीज़ है। तो IRQ6 होता है इंटरप्ट रिक्वेस्ट। तो पहले इसका फुल फॉर्म देखिए। चलिए, ये पहली बात तो IRQ6 जो है, अगर यहाँ 6 लिखा है तो हमेशा फ्लॉपी को दिया जाएगा, और अगर 16 लिखा गया है तो माइक्रो प्रोसेसर को दिया जाएगा। तो ये दो क्वेश्चन मैंने बता दिया, 6 लिखा है तो फ्लॉपी को, और अगर 16 लिखा हुआ है तो माइक्रो प्रोसेसर को जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखते हैं, और इसको आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या होता है। तो इसका आंसर देख लीजिए, फ्लॉपी ड्राइव कंट्रोलर को। तो फ्लॉपी बताया था मैंने। तो IRQ6 क्वेश्चन अगर पूछा, IRQ6 किससे रिलेटेड है, तो आपका फ्लॉपी से पता ही है आप लोगों को जो क्वेश्चन यहाँ है। और अगर ये IRQ16 बोल देता है तो आपका माइक्रो प्रोसेसर से हो जाएगा रिलेटेड, जो कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर होता है उससे प्रोसेसर। इसको ऐसा हटाते हैं और इसको आगे बढ़ते हैं, या बड़ा वो लेते हैं, यहाँ पर करते हैं हम। चलिए, माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, अब आप समझिए कि IRQ होता क्या है। IRQ का फुल फॉर्म है इंटरप्ट रिक्वेस्ट। हाँ, क्वेश्चन आजकल बहुत डीप से पूछ रहे हैं, तो क्या पता आने वाले टाइम में इसका फुल फॉर्म पूछ ले। इंटरप्ट रिक्वेस्ट, ये क्या होता है आप समझिए कि IRQ होता क्या है। मान लीजिए कि हमारा जो भी कंप्यूटर है, ठीक है, इस कंप्यूटर में बहुत सारे हार्डवेयर जुड़े हुए हैं। ये कंप्यूटर है, इसके हार्डवेयर जुड़े हैं, यहाँ पे कीबोर्ड जुड़ा हुआ है, यहाँ पे एक छोटा सा माउस जुड़ा हुआ है, यहाँ पे आपके इसका प्रिंटर जुड़ा हुआ है ना। तो ये जो हार्डवेयर हैं, ये हार्डवेयर कुछ सिग्नल भेजते हैं जो कि इसके CPU में जाता है ना, और ऑपरेटिंग सिस्टम को बताता है कि ये काम करना है। तो यही जो हार्डवेयर जो ऑपरेटिंग सिस्टम या माइक्रो प्रोसेसर को बताते हैं कि हमको क्या काम करना है, वही जो काम करना है वो उसके लिए एक पाथ होता है। तो समझिए IRQ6 वो पाथ है जो मतलब कि फ्लॉपी डिस्क के लिए 6 मीटर चौड़ा है। तो IRQ6 जिसमें से वो बताता है फ्लॉपी डिस्क के मेरे में सूचना आप स्टोर कीजिए, और उसको वो कमांड भेजता है ऑपरेटिंग सिस्टम को। और अगर उसी की जगह आप माइक्रो प्रोसेसर का लेंगे तो माइक्रो प्रोसेसर IRQ6 16 मतलब सब 16 मीटर चौड़े रोड पे अपनी सिग्नल भेजता है कि भाई मैंने ये यूजर ने यहाँ पे ये बटन दबाया है और यहाँ पे ये एक्शन आपको परफॉर्म करना है। तो जिस हार्डवेयर जिस माध्यम का उपयोग करता है ऑपरेटिंग सिस्टम से सामंजस्य स्थापित करने के लिए, उसे ही IRQ6 बोलते हैं। तो याद रखिए, हार्डवेयर जिस संचार माध्यम का तकनीक का यूज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम से सामंजस्य स्थापित करने के लिए या कांटेक्ट करने के लिए, उसी को IRQ6 बोलते हैं। तो हार्डवेयर का से रिलेटेड चीज है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के बेसिक फंक्शन को कौन सा प्रोग्राम नियंत्रित करता है। मैंने आपको शुरू में बताया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम, जब भी हम कंप्यूटर को करंट सप्लाई करते हैं और स्टार्ट बटन दबाते हैं, तो सबसे पहले जो फंक्शन ऑपरेट होता है वो उसका ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है। उस स्टार्ट होने को बूट बोलते हैं, बूटिंग बोलते हैं। और अब वापस हम कंप्यूटर को भी स्टार्ट, कंप्यूटर को फिर से स्टार्ट करने को रीबूट बोलते हैं। पहले जो सबसे पहले स्टार्ट हुआ तो वो बूट हो गया, और चालू कंप्यूटर को अगर आप फिर से स्टार्ट कर रहे हैं तो वो रीबूट हो गया। तो अब दोनों टर्म्स याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, इनमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपको पता है, जबकि जावा आपका लैंग्वेज है, और MS ऑफिस आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, और एक अलग चीज़ है। ठीक है, तो यूनिक्स आपका क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है। और यूनिक्स जो है ये आपको पहले ही बताया था मैंने कि यूनिक्स जो है ये मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये कई बार डैक पूछा हुआ क्वेश्चन PSC में पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा मल्टी यूजर बहु उपयोगकर्ता ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो वो यूनिक्स है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है उसका CPU। मैंने पूरा CPU का संरचना पहले क्वेश्चन बताई थी। CPU क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसका दिमाग है। सारे का काम जो भी हम कमांड देते हैं, सारे कमांड का प्रोसेस वहीं से होता है। और उसमें कंप्यूटर का दिल किसे कहते हैं, तो हम उसको मदरबोर्ड को कहते हैं। ठीक है, जिससे सारे परिधीय तंत्र पोर्ट के माध्यम से कंप्यूटर से जुड़े रहते हैं, मदरबोर्ड से जुड़े रहते हैं। ठीक है, चलिए, और यही CPU आई गया। तो CPU का फुल फॉर्म जानते हैं क्या होता है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। तो याद रखिएगा आप लोगों को। चलिए, निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयोग किया जाता है। अर्थात जब भी वर्ड टाइपिंग में, वर्ड प्रोसेसिंग में, जब मैंने आपको कुछ टाइपिंग वगैरह कर रहे हैं, कुछ लेटर वगैरह लिख रहे हैं, वैसे जितने भी काम जिसमें आप वर्ड प्रोसेसिंग कर रहे हैं, शब्दों के साथ आप कुछ काम कर रहे हैं, तो उसमें क्या क्या उपयोग करता है, इस क्वेश्चन का वहाँ मतलब है। तो देखते हैं इसका आंसर है पेज मेकर सीधे वहाँ से आप जो जिस पेज पर, मतलब पेज मेकर जो अलग अलग टाइप के पेज फॉर्मेट होते हैं जिस पर आप पेज लिखते हैं, तो वो पेज मेकर इससे बनता है जिस पर वर्ड लिखेंगे। वर्ड स्टार है, वर्ड को सजाने काम आता है। और MS वर्ड तो सब जान ही रहे, जिसमें हम टाइपिंग का काम करते हैं। तो ये तीनों उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग उदाहरण है।
तो किसके उदाहरण है वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग? तो आपकी जाहिर सी बात है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण है, क्योंकि सारे सभी का अपना अपना एक पर्पस है और उसी एप्लीकेशन के पर्पस के उद्देश्य के लिए ही, पूर्ति के लिए ही हम ये वर्ड प्रोसेसिंग का उपयोग करते हैं। अगर हमको कुछ लिखने वाली चीज शब्दों को जहाँ लिखते हैं उससे कोई रिलेटेड काम करना है तो स्प्रेडशीट आपका अलग काम कर लिए यूज होता है, और फोटो एडिटिंग आप जानिए फोटो एडिट करने के लिए, ठीक है। स्प्रेडशीट MS एक्सेल से जुड़ा हुआ है। चलिए, तो ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण है MS वर्ड, इसका मतलब MS वर्ड उदाहरण है। किसका उदाहरण है MS वर्ड? आपको पता ही है कि उदाहरण है आपका फाइल का, तो MS वर्ड जो है एक फाइल का उदाहरण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड डॉक्यूमेंट, वीडियो या MP3? वर्ड डॉक्यूमेंट मतलब कहने मतलब है डॉट, चलिए समझा दूं, वर्ड डॉक्यूमेंट .doc या MP3 जो हम लिखते हैं .mp3 किसी प्रकार का है, तो ये क्या है किसी प्रकार का? ये किसी प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, ठीक है। आपको पता ही है कि जब हम लिखते हैं MP3 तो मतलब वो वीडियो की बात कर रहा है या ऑडियो सॉन्ग की बात कर रहा है, वर्ड डॉक्यूमेंट और डॉक्यूमेंट की बात कर रहा है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैसे हो जाएगा ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, निम्नलिखित में से कौन तीसरी पीढ़ी संगणक का मुख्य इलेक्ट्रॉनिक अवयव है? तो तीसरी पीढ़ी का कहने का मतलब है इसमें सबसे ज्यादा तीसरी पीढ़ी में कौन सा चीज यूज हुआ जिसका से तीसरी पीढ़ी रिवॉल्व हो गया, मतलब तीसरी पीढ़ी में सबसे महत्वपूर्ण खोज जिससे तीसरी पीढ़ी का जन्म हो गया, वो कौन क्या थी? तो वो थी आपकी समेकित परिपथ, जिसको हम इंटीग्रेटेड सर्किट बोलते हैं। और इंटीग्रेटेड सर्किट को आप शॉर्ट फॉर्म में जो सबसे ज्यादा प्रचलन है वो है IC चिप हम बोलते हैं, वही है इंटीग्रेटेड सर्किट। तो चलिए आज मैं आपको समझाता हूँ कि IC चिप होता क्या है, मतलब इसका मतलब क्या है। IC चिप हम सुनते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट इसका मतलब आप समझाता हूँ, ये तो आप समझ गए हैं कि तीसरी पीढ़ी में। चलिए इसको थोड़ा सा आपको यहीं डिटेल बता दूं मैं। देखिए तीसरी जो पीढ़ी है, थर्ड जो जनरेशन है ना, जनरेशन, ये आई थी आपकी 1964 के आसपास, ठीक है। और जो इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट का जो खोज है IC चिप का, इसका खोज सन 1958 में हुआ था JS किल्बी द्वारा, JS किल्बी याद रख लीजिएगा, ठीक है, किल्बी। तो ये आपको ये क्वेश्चन यहाँ से बन गया, दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बन गया, कब हुआ था IC चिप का निर्माण, और ये थर्ड जनरेशन का ही 1964 चालू होता है। अब तो इसमें सबसे मेन खोज क्या थी तीसरी पीढ़ी में कि उसमें IC चिप का उपयोग होने लग गया था। IC चिप के आने से क्या हो गया कि जितने भी पहले बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर बनते थे, मतलब एक बड़े बड़े रूम जितने बड़े बड़े कंप्यूटर बनते थे, तो उनकी आकृति को, उनका आकार जो छोटा हो पाया है, और आज हम जो अपने हथेली में हाथ में जो कंप्यूटर लेके घूम रहे हैं, उसके पीछे पूरी संरचना का श्रेय जाता है IC चिप को। अर्थात IC चिप ही वो खोज है जिसने पूरे कंप्यूटर की दुनिया में पूरी क्रांति ला दी, और कंप्यूटर के बड़े बड़े हॉलों के आकार से आपके हाथ के आकार में कंप्यूटर बनने पॉसिबल हो गए। अर्थात कंप्यूटर का लघुगणक मतलब छोटे रूप में बनना सिर्फ इस IC चिप की वजह से पॉसिबल हो पाया। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि देखिए कंप्यूटर में अलग अलग काम को परफॉर्म करने के लिए अलग अलग ट्रांजिस्टर्स का प्रयोग किया जाता था, और IC चिप एक ऐसी खोज हुई जिसमें छोटी सी चिप में ही बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स को इंटीग्रेट करना, इनबिल्ड करना पॉसिबल हो पाया। मतलब समझिए कि पहले मान लीजिए इस रूम में 100 इंटीग्रेटेड ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं किसी एक ऑपरेशन को डन करने के लिए, या 100 अलग अलग ऑपरेशन डन करने के लिए। अब एक छोटी सी चिप लेके आया जिसमें एकदम टेक्नोलॉजी के माध्यम से छोटी चिप में ही उन 100 बड़े बड़े ट्रांजिस्टर्स को, जैसे जो काम करते थे वैसे काम को, जो कि सेमीकंडक्टर के माध्यम से उस छोटे चिप में डाल दिया मैं, तो अभी पूरा रूम का ट्रांजिस्टर खाली हो गया और छोटी चिप वो पूरे रूम के बराबर काम करेगी, तो आपका आकार कम हो जाएगा, छोटा हो जाएगा साइज, बस वैसे ही है। तो रियल मायने में IC चिप किसका जगह लिया था, किसका साइज घटाया था? ट्रांजिस्टर का, ये भी याद रखिएगा, ट्रांजिस्टर्स का, ठीक है। चलिए आधुनिक कंप्यूटरों का लघु रूपकरण संभव हो सका है निम्न के प्रयोग से। मैंने पहले बताया है समकलित परिपथ चिप्स इंटीग्रेटेड सर्किट चिप की वजह से, IC चिप की वजह से। तो इसमें कोई दिमाग लगाने वाली बात ही नहीं, पहले मैं आपको डिटेल में समझा चुका हूँ पीछे ही। कंप्यूटर में उपयोग आने वाली IC चिप्स किससे बनी होती है? सिलिकॉन से बनी होती है, और जर्मेनियम से भी बन सकती है। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम इसके मेन घटक हैं, तो सिलिकॉन याद रहेगा आप लोगों को। भारत के जो कर्नाटक है, बेंगलोर का कर्नाटक का जो बेंगलोर शहर है उसको सिलिकॉन वैली कहा जाता है, क्योंकि वहीं पर सबसे ज़्यादा सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जो IC चिप्स वगैरह वाले काम होते हैं या कंप्यूटर का निर्माण होता है, वहाँ पर वो हब है, इसलिए उसको सिलिकॉन वैली कहा जाता है भारत का, बेंगलोर को, ठीक है। और IC चिपों का निर्माण किया जाता है, मैंने बताया था जब इससे पहले एक्सप्लेन किया कि सेमीकंडक्टर से किया जाता है। सिलिकॉन जर्मेनियम जैसे सेमीकंडक्टर से IC चिप का निर्माण किया जाता है, जिसमें सबसे फेमस जो है सिलिकॉन के सेमीकंडक्टर फेमस है, सिलिकॉन के IC चिप्स, ठीक है।
आईसी की फुल फॉर्म बताए थे, इंटीग्रेटेड सर्किट है, आई फॉर इंटीग्रेटेड, सी फॉर सर्किट। ठीक है। आईसी के वर्गीकरण का आधार है, मैंने बताया था कि ट्रांजिस्टर्स की संख्या, अर्थात इसी ट्रांजिस्टर्स की संख्या के आधार पर ही आईसी चिप का जो वर्गीकरण है इसको 5 आधार पर मतलब बांटा गया है कि पहले भाई मान लीजिए 1 से लेकर 100 तक ट्रांजिस्टर का जगह ले रहा है तो छोटा वाला, 100 से 1000 तक का ट्रांजिस्टर का जगह ले रहा है अगर एक चिप तो अलग दूसरा कैटेगरी, 1000 से 5000 तक का ट्रांजिस्टर का जगह एक छोटा चिप ले लिया तो तीसरा कैटेगरी, ऐसे करके 5 प्रकार के कैटेगरी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसको डील करेंगे। तो आईसी चिप के वर्गीकरण का आधार है ट्रांजिस्टर की संख्या। तो आप पहले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया, याद रखिएगा कि 5 कैटेगरी होते हैं उसके। ठीक है, चलिए मैं इसी में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, थोड़ा लिख देता हूँ आप लोगों को यहीं पे ताकि आप लोगों का क्लियर हो जाए डाउट कि पांच प्रकार के होते हैं मैंने बताया ट्रांजिस्टर की संख्या के आधार पर। तो पहले बात तो ये याद रखिएगा, है ना, आईसी चिप का वर्गीकरण जो होता है 5 प्रकार पे होता है। पहला होता है आपका एससीआई, नहीं स्केल, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, स्मॉल स्केल, एसएसआई, मीडियम स्केल, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। मतलब सोचिए, अगर एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ आप लोगों को, यहाँ 100 ट्रांजिस्टर्स का जगह ये चिप ले लिया, यहाँ पे 1000 का, यहाँ पे 10,000 का, ठीक है, ये जो भी लिख दिया हूँ मैं, यहाँ पे आपका यहाँ 10,000 ही कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे आपका 10 लाख का, 10 लाख का। समझिए कि इतने सारे ट्रांजिस्टर्स की जगह आप जो आईसी चिप यूज कर रहे हैं तो उसको हम स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन बोलते हैं। और अगर हम 1000 ट्रांजिस्टर्स की ट्रांजिस्टरों की संख्या समझिए, यहाँ पे ट्रांजिस्टर की संख्या आप लोगों को सिर्फ याद नहीं करना, समझना भी क्या चीज होता है। तो ट्रांजिस्टर की संख्या वाली इतना इतना है, तो अगर इतने सारे ट्रांजिस्टर की जगह में अगर छोटा सा चिप यूज हो रहा है तो स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन हो गया। इतने सारे ट्रांजिस्टर्स की जगह में अगर कोई चिप यूज हो रहा है तो मीडियम स्केल इंटीग्रेशन हो गया। वैसे ही लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। फुल फॉर्म आप याद रखिएगा, मैं मुंह से बोल दिया हूँ। स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, फिर से बोल रहा हूँ ध्यान रखिएगा, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ये भी है तो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और यू फॉर अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो ये 5 प्रकार से सेमीकंडक्टर का वर्गीकरण किया जाता है, जो कि आपके पीछे क्वेश्चन में आप लोगों को लिखा था। आईसी के वर्गीकरण का आधार क्या है, तो ट्रांजिस्टर की संख्या है। और कितने प्रकार के होते हैं वर्गीकरण, 5 प्रकार में बांटा गया है, एसएसआई, एमएसआई, एलएसआई, वीएलएसआई और यूएलएसआई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो कौन सा कथन सत्य है, तो देखते हैं सीधा सीधा कि मॉडेम एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में तथा डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलता है, यही सत्य है। और मॉडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर से MODM। चलिए थोड़ा सा लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। मॉडेम बोल रहा है वो, इस कारण में आगे आके आप लोगों को वर्जन कह दूंगा मैं। तो मॉडेम बने मॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर और डेम से बना है डीमॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। ठीक है, तो मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर से मिलकर आपका मॉडेम बना है। ठीक है, अब याद रखिएगा, इसी को मॉडेम बोलते हैं हम, ऐसा मॉडेम। तो मॉडेम जो है ये टेलीफोन लाइन से जो हम संचार माध्यम का यूज़ करते हैं उसमें ये इसका यूज़ किया जाता है, क्योंकि टेलीफोन लाइन में जो संचार तो एनालॉग सिग्नल में होता है और जो कंप्यूटर हमारी भाषा समझती है वो डिजिटल भाषा में समझती है। तो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलने के लिए, मतलब मोबाइल लाइन से जो कम्युनिकेट होता है उसके लिए हम मॉडेम का यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए इसका सब जानकारी मैंने आपको दे दिया। वह युक्ति जिसके द्वारा आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजा जाता है। मैंने अब क्या बताया था,
आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से, तो मैंने बताया था कि आंकड़ों को अगर टेलीफोन के माध्यम से भेजना है तो वहाँ क्या यूज होगा, मॉडेम होगा, क्योंकि टेलीफोन लाइन में जो होता है सिग्नल जो जाता है वो एनालॉग फॉर्म में ही ट्रेवल कर सकता है, और जो हमारी कंप्यूटर जो समझती है वो डिजिटल फॉर्म में समझ सकती है। तो भाई आप सोचिएगा, आप एनालॉग सिग्नल भेज रहे हैं टेलीफोन लाइन में और आप कंप्यूटर कनेक्ट किए हैं, वो डाटा आपको लेना है आपके कंप्यूटर पे, तो उसको कैसे समझेगा एनालॉग सिग्नल, क्योंकि कंप्यूटर तो सिर्फ डिजिटल सिग्नल समझता है ना। तो डिजिटल में कन्वर्ट, एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करके उसको मॉडेम समझाता है कि भाई ये है, फिर हमारे कंप्यूटर से फिर डाले वो सिग्नल समझ के, तो आपने डिजिटली वहाँ पे डाला, फिर डिजिटल को फिर मोबाइल लाइन से भेजना तो उसको फिर मॉडेम ही जो है उसको डिमोड्यूलेट करके उसको एनालॉग सिग्नल में बदल के टेलीफोन लाइन से ट्रांसफर करता है। ठीक है, चलिए, तो मैं आपको बताया था मॉडेम इसका आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माइक्रो कंप्यूटर को टेलीफोन से कौन सी पद्धति या व्यवस्था जोड़ती है। वही बताते हैं कंप्यूटर और टेलीफोन को कौन जोड़ती है, तो मॉडेम जोड़ती है, क्योंकि डिजिटल सिग्नल पे काम करती है और ये आपका एनालॉग सिग्नल पे काम करती है, और दोनों के बीच सामंजस्य स्थापित करने के लिए हम मॉडेम को यूज करते हैं, जो कि एनालॉग को डिजिटल में और डिजिटल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करती है। तो मॉडेम इसका आंसर हो जाएगा। तो आज हमारा क्लास का लास्ट क्वेश्चन था और यही हमारी क्लास समाप्त होती है। और एनालाइजर ऐप में देखिए हम ये फ्री टेस्ट सीरीज चला रहे हैं और हम आपसे कोई फीस नहीं ले रहे हैं इसके लिए, है ना। तो मगर मेहनत हम पूरी जान से कर रहे हैं, जितने भी क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं ये हर अलग अलग राज्य के पीएससी अलग अलग एग्जाम में हुए क्वेश्चन है। ये कोई ऐसे ही क्वेश्चन किसी सीरीज से उठाए हुए नहीं है, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वही आपको कराए जा रहे हैं, जो इसका महत्व आपके एग्जाम से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। तो इसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए कम से कम, और लाइक कीजिए और वोट कीजिए, ताकि हमारा भी सब्सक्रिप्शन बढ़ेगा तो हमारे मनोबल बढ़ेगा कि हमारे इतने लोग देखने वाले हैं, तो हमारा जो मैसेज है ये सब तक पहुंच सके और सबको इसका लाभ मिल सके। क्योंकि बहुत सारे देखिए पिछड़े वर्ग के जो गरीब लोग होते हैं जो ऑफलाइन कोचिंग क्लासेस नहीं ले पाते हैं, तो हम ऑनलाइन को उनको फायदा मिले और उनको फायदा पहुंच सके, इसके लिए आप इसका सब्सक्रिप्शन कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, धन्यवाद।